प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय हिंदी की ऑनलाइन वीडियो क्लास के साथ मैं सर्वेश कुमार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग लगातार जो वीडियो यहाँ से जारी होती हैं विद्यालय से, उन वीडियो को आप देख रहे होंगे और वीडियो देख करके ऑनलाइन क्लास के रूप में पढ़ते हुए जो अपनी पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चला रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम घर पर रहते हुए और जो अपने विभिन्न विषय हैं उनकी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक हम करते रहें। ध्यान से हम अपने हर विषय की वीडियो को देखें, समझने के लिए दोबारा उस वीडियो को देखें और अच्छे समझने के बाद फिर उसको जो आपकी नोटबुक है, जो विषय कापियाँ आप बना चुके हैं, उस कापी में रजिस्टर में आप उसको लिख भी लेंगे। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से और निरंतरता के साथ क्रमबद्ध तरीके से जो हिंदी विषय का कार्य है उसको आप वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए और समझने के बाद, पढ़ने और समझने के बाद उसको अपनी कॉपी में भी लिखते रहें। तथा बीच में जैसे रविवार का दिन आता है, कोई अन्य छुट्टी का दिन आता है या किसी दिन वीडियो उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसे किसी खाली दिन में आप लोग जो किया गया कार्य है उस कार्य को दोहराते भी रहें। तो उससे आपकी क्या है, जो आपकी तैयारी है वो साथ साथ होती रहेगी। ऐसा ना हो हम वीडियो को देखते रहें, लिखाई करते रहें और उसको हम ना दोहराएं, तो एक साथ फिर हम बहुत सारे कार्य को जो है रिवीजन नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। तो अच्छा होगा कि आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो के माध्यम से अपने विषय को पढ़िए, लिखित कार्य पूर्ण कीजिए और जब कभी समय मिले थोड़ा सा पिछले कार्यों का रिवाइज भी करते रहिए। बात करते हैं आज की वीडियो क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि इससे पहले क्रम चल रहा था हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने कुछ प्रश्न किए थे। जहाँ तक मुझे ध्यान है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने अभी 16 प्रश्न किए हैं। 16 प्रश्न हम कर चुके हैं और उससे आगे प्रश्नों को हम आज लिखेंगे। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली 2-3 वीडियो में आपने टॉपिक देखा है और यही टॉपिक लगातार तब तक चलेगा जब तक कि जो हमारा ये टॉपिक है पूर्ण नहीं हो जाए। हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले जो वीडियो है उसमें आप कुछ प्रश्न वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न अपनी कॉपी में लिख भी लिए होंगे। मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि जो हमारी हिंदी विषय की कापियाँ हैं वो मैंने आपको पहले बताया है कि हमें हिंदी की लिखाई के लिए 2 रजिस्टर बनाने हैं, लगभग बराबर साइज के ही, लगभग मीडियम साइज के 2 रजिस्टर हम बनाने हैं। एक में हमने हिंदी व्याकरण और संस्कृत का काम किया है, यानी आधे रजिस्टर में तो हमने हिंदी व्याकरण का काम किया होगा और आधे में हम संस्कृत का काम करेंगे। दूसरा रजिस्टर हमने बनाया है हिंदी गद्य और काव्य का। किसका बनाया है? गद्य और काव्य का। तो गद्य और काव्य का रजिस्टर हमने बनाया है, उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से हम अपना काम शुरू कर चुके होंगे। तो ये दूसरा रजिस्टर जो हिंदी गद्य और काव्य का है, तो गद्य और काव्य के शुरू में हम अभी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके प्रश्नों को लिख रहे हैं। लगभग 40-45 प्रश्न कुल मिलाकर के साहित्य के इतिहास में हम लिखेंगे और उसके बाद जो गद्य और काव्य के चैप्टर हैं, गद्य और काव्य के जो पार्ट हैं, फिर हम उन पर कार्य करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहीं जो हमने पिछला प्रश्न पढ़ा था इससे पहले वो पढ़ा था 2 राजा लेखकों के नाम बताइए, यानी भारतीय युग से पूर्व के 2 राजा लेखकों के नाम बताइए। तो हमने नाम लिखे थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक,
प्रश्न नंबर 17 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 17, एक संख्या आप अपने आप भी देते रहें, हो सकता है मुझे ध्यान ना भी हो, एक दो प्रश्न संख्या आगे तो आप अपने अनुसार प्रश्न पर नंबर डालते चलेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 17 प्रश्न लिखेंगे हम, भारतेंदु युग के दो गद्य लेखकों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक, प्रश्न हमारा है, भारतेंदु युग के दो लेखकों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। आप बोर्ड पर देखकर भी लिख सकते हैं, कहीं कोई शब्द हो सकता है धुंधला हो, आप आवाज सुन करके, उच्चारण सुन करके भी लिख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। तो भारतेंदु युग के दो गद्य लेखकों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर 2 पॉइंट हम लिखेंगे ब्लैक पेन से, काले पेन से लिखेंगे लेखक और इधर हम लिखेंगे रचना। ठीक, तो जो भारतेंदु युग है उसके हमें दो लेखक बताने हैं और उन दोनों लेखकों की रचना हमें लिखनी है। ठीक, पहले लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर युग का नाम है, उन्हीं को हम लिख लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचना लिख लेंगे अंधेर नगरी। रचना क्या है? रचना है अंधेर नगरी। ठीक, दूसरे है इसमें प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, रचना लिख सकते हैं या तो हठी अमीर या रचना है कि कली कौतुक। ठीक, ये अपने सिलेबस में भी है इनका पार्ट। गद्य में पहला पार्ट इन्हीं का है, भारतेंदु इनका प्रताप नारायण मिश्र जी का, तो वहां हम इनकी और रचनाएं भी पढ़ेंगे। तो हमने लिखा भारतेंदु के दो लेखक और रचनाओं के नाम। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, रचना का नाम लिखा हमने अंधेर नगरी। दूसरे हमने लिखे प्रताप नारायण मिश्र और रचना लिख दी कली कौतुक। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के गद्य की दो विशेषताएं बताइए। प्रश्न है, भारतेंदु युग के गद्य की दो विशेषताएं बताइए। दो विशेषताएं बताइए। भारतेंदु युग के गद्य की दो विशेषताएं बताइए। गद्य ना भी आए, सीधे भी आ सकता है प्रश्न। भारतेंदु युग की दो विशेषताएं बताइए। दो विशेषताएं आपको बतानी है। और पहली विशेषता है
उत्तर लिखेंगे। ये पहली विशेषता है सामान्य बोलचाल। नंबर 1 लिखेंगे सामान्य बोलचाल, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। एक दूसरी विशेषता है नंबर 2 स्वदेश प्रेम की भावना, स्वदेश प्रेम की भावना। तो भारतीय योग के गद्य की 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताएं हमने लिखी। पहली सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग और दूसरी है स्वदेश प्रेम की भावना। ठीक, अगला प्रश्न लिखेंगे भारतीय योग के, अगला प्रश्न लिखेंगे भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के 2 नाटकों और उनके लेखकों के नाम बताइए। युग के 2 नाटकों, 2 नाटकों तथा उनके लेखकों के नाम बताइए। क्या है प्रश्न, देख लेंगे। भारतीय युग के 2 नाटकों तथा उनके लेखकों के नाम बताइए। भारतीय युग के 2 नाटक कौन कौन से हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 नाटक और उनके लेखकों के नाम बताने हैं हमें। लिखेंगे, इधर लिख देंगे उत्तर में नाटक, उधर लिख देंगे लेखक। नाटक ठीक, और इधर लिख देंगे लेखक। नाटक और लेखक। नाटक पहला है अंधेर नगरी, जो आप यहाँ भी लिख चुके हैं रचना के रूप में। तो ये भारतीय की रचना है, लेकिन ये क्या है, नाटक है। तो पहला आप लिख देंगे अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। ठीक, लेखक कौन है? पहले आप लिख चुके हैं ऊपर, तो लेखक लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, दूसरी रचना, दूसरा नाटक है संयोगिता स्वयंवर। क्या है नाटक? संयोगिता स्वयंवर। लेखक है इसके लाला श्रीनिवास दास। पहले ही प्रश्नों के नाम आया हुआ, लाला श्री निवास दास। ठीक, प्रश्न था कि भारतीय युग के 2 नाटकों तथा उनके लेखकों के नाम बताइए। उत्तर में हमने लिखा नाटक और लेखक। तो नाटक पहला अंधेर नगरी और दूसरा संयोगिता स्वयंवर। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और संयोगिता स्वयंवर के लेखक लाला श्री निवास दास। ठीक है, प्रश्न 19 हो गई संख्या। लेकिन संख्या हो सकता है मुझे कंफ्यूजन भी हो एक बार, तो संख्या प्रश्न की जो है वो आप अपने हिसाब से लिखते रहेंगे कितने प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न कौन से नंबर का है?
तो आप प्रश्नों की संख्या लिखते रहें ध्यान से। चलिए, अभी जो हमने प्रश्न लिखे हैं वो भारत योग संबंधी प्रश्न हमने लिखे, जिनमें हमने लिखा भारत योग के 2 गद्य लेखक, उनकी रचना। फिर हमने लिखा भारत योग के गद्य की विशेषताएं, और फिर लिखा भारत योग के 2 नाटक और उनके लेखक का नाम। चलिए, अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, खड़ी बोली गद्य के विकास में, ये खड़ी बोली हिंदी के विकास में, खड़ी बोली हिंदी, या लिख सकते हैं गद्य के विकास में, खड़ी बोली हिंदी के विकास में या खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का क्या योगदान है, क्या योगदान है। प्रश्न देख लेंगे पहले ध्यान से। खड़ी बोली हिंदी के विकास में, या कभी गद्य भी आता है, खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का क्या योगदान है। खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली का है जो भी हम बोली बोलते हैं, जो हिंदी हम बोलते हैं, जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, कहीं ना कहीं उसके बोलने में, उस हिंदी के उच्चारण में अंतर आता है। तो खड़ी बोली का अर्थ उससे देखें, खड़ी हुई बोली है, खड़ी बोली में सिर्फ खड़ापन होता है, थोड़ा लचीलापन कम होता है। तो जहाँ की बोली में या जहाँ हिंदी भाषा में लचीलापन कम होता है तो उसको कहते हैं खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हिंदी के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का क्या योगदान है। अब ईसाई धर्म प्रचारक क्या है? यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले। जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो ईसाई धर्म है, जो अंग्रेज लोग इस धर्म से अधिकांश जुड़े हुए हैं, तो वो अपने धर्म का प्रचार अपने देश के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में करते आए हैं। तो हमारे देश भारत में भी ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार किया है, लेकिन यहाँ धर्म के प्रचार के साथ साथ यहाँ ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदी भाषा में भी एक योगदान दिया। खड़ी बोली हिंदी में, ये खड़ी बोली हिंदी के विकास में ईसाई धर्म प्रचार का क्या योगदान है, कैसे उन्होंने इसमें योगदान दिया। उत्तर लिखेंगे। उत्तर, खड़ी बोली हिंदी ये खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। खड़ी बोली हिंदी के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, किस तरह से है वो लिखना है आगे लिखेंगे। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए
ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म ग्रंथ हैं जो ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ है। प्रचारकों ने अपने धर्म ग्रंथ का ईसाइयों का बाइबल है। अपने धर्म ग्रंथ बाइबल को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, हाईलाइट कर लेंगे और अच्छा लगेगा। अपने धर्म ग्रंथ बाइबल का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद कराया। तथा उसका मतलब बाइबल का या अपने धर्म का, तथा उसका खूब प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार अंतिम पंक्ति है, इस प्रकार ईसाई धर्म के प्रचार के साथ खड़ी बोली हिंदी का भी खड़ी बोली हिंदी का भी खूब प्रचार प्रसार किया। एक प्रचार प्रसार हुआ। खड़ी बोली हिंदी का भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं खड़ी बोली हिंदी का ही बहुत विकास हुआ। तो प्रश्न को दोबारा समझ लेंगे उत्तर को कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का क्या योगदान है। उत्तर हमने लिखा, खड़ी बोली हिंदी के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। किस तरह से? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म ग्रंथ बाइबल का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद कराया। जो उन्हें अपने धर्म का प्रचार करना था, जिसका माध्यम था उनका धर्म ग्रंथ, तो उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ बाइबल का क्या किया? खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद कराया पहले तो, और फिर उसका प्रचार किया। तब क्या हुआ? उनके धर्म का प्रचार भी हुआ और जो भाषा थी खड़ी बोली हिंदी, उसका भी खूब प्रचार प्रसार हुआ। खड़ी बोली हिंदी का खूब विकास हुआ। यानी उन्होंने प्रचार करना चाहा अपने धर्म का, लेकिन जो उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ था उसका अनुवाद कराया खड़ी बोली हिंदी में। तो जो उनके धर्म के प्रचार का या धर्म ग्रंथ के प्रचार का जो माध्यम बना, वो माध्यम बना खड़ी बोली हिंदी। तो जब धर्म का प्रचार हुआ, और धर्म का प्रचार किसमें हुआ? खड़ी बोली हिंदी में। तो धर्म के प्रचार के साथ साथ क्या हुआ? खड़ी बोली हिंदी का एक खूब प्रचार प्रसार हुआ, खड़ी बोली हिंदी का एक खूब विकास
हुआ। ठीक, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से समझ लेंगे, चाहे और दोहरा लेंगे वीडियो में, लिखने के बाद एक बार और इसका अभ्यास कर लें। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली, विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली दो संस्थाओं हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली दो संस्थाओं के नाम बताइए। दो संस्थाओं के नाम बताइए या दो संस्थाओं के नाम लिखिए। ठीक समझ लेंगे कि हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली दो संस्थाओं के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे नंबर 1, काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा। तो पहली संस्था क्या है? काशी नागरी प्रचारणी सभा। दूसरी संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये प्रयाग में है। तो दो संस्थाएं कौन सी हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा और दूसरी हुई आपकी हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक, तो दो संस्थाएं हैं। इन दोनों संस्थाओं ने और बहुत योगदान दिया है हिंदी साहित्य के विकास में। एक प्रश्न और नोट कर लेंगे इसी के साथ साथ, इसी से है जो पहली वाला ये प्रश्न, इसके ऊपर प्रश्न बनेगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? प्रश्न लिखेंगे अगला, काशी नागरी, आप लिख लीजिए सुन करके, नाम ही लिखा हुआ है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? ये प्रश्न नोट कर लें अगला आप। दो संस्थाएं हमने लिखी अभी। हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दो संस्थाओं के नाम, पहली क्या है? काशी नागरी प्रचारणी सभा, दूसरी है हिंदी साहित्य सम्मेलन। अब अगला प्रश्न जो आप लिखेंगे वो पहली वाली संस्था से है। और प्रश्न क्या लिखा है आपने? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? देखिए आप, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? ठीक, प्रश्न आपने लिख लिया होगा। उत्तर लिख देंगे बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक, ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ, बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक, तो आज की वीडियो में इतिहास के प्रश्न क्रम को आगे बढ़ाते हुए और कुछ अन्य प्रश्न हमने लिखे। तो इन प्रश्नों को नोटबुक में लिख लेंगे और ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। इससे अगली वीडियो में इन प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।